वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज फर्दर हम लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने थिन फिल्म के लिए रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट किया था और वहां पे कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखी थी। नाउ आज हमें थिन फिल्म में ही इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड रेज स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है इसको अटेंड करने से पहले इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड करना, जहां पर हमने इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज कैलकुलेट करा है और उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहां पर हम क्या कर रहे, थिन फिल्म कंसिडर करके चल रहे थे जिसका थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है, और हमने यहाँ पर थिकनेस स्मॉल टी डिफाइन करी थी और बोला था कि इसके ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, यहाँ पे मीडियम एयर है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 डिफाइन करा था। एयर का तो 1 होता है तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो अपर सरफेस है वो आपका थिन फिल्म का अपर सरफेस एंड दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, तो जिस तरह से रिफ्लेक्टेड रेज हमें अपर सरफेस पे फाइंड आउट हो रही थी, सिमिलरली ट्रांसमिटेड रेज हमें लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म पे फाइंड आउट होगी और सेम वो ही प्रोसेस है जिस तरह से हमने रिफ्लेक्टेड रेज के लिए कैलकुलेट करा था। तो वहां पर हम कर क्या रहे थे, एक हमने रे इंसिडेंट करी थी, ये हमने SP1 इसका नाम दिया था, रे इंसिडेंट करी थी अपर सरफेस पे, तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इसी मीडियम के अंदर। और हमने बोला कि दिस इज आई एंगल एंड दिस इज ऑल्सो आई एंगल ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ओके, सो नाउ अब ये रेज पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो गई, इसे हमने नाम दिया था P1R1। ठीक है, अब ये पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होगी। रिफ्रैक्ट कैसे होगी पार्शियली रिफ्रैक्ट, देखो एयर से आप कहाँ जा रहे हो, किसी एक डेंस मीडियम में जा रहे हो, सो एयर से डेंस मीडियम में जाओगे तो ये बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रेज आगे मूव करती हुई लोअर सरफेस पे इंसिडेंट होती है, लोअर सरफेस पे इंसिडेंट हो गई, इसको हमने C1 नाम दिया था। नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, इसी मीडियम के अंदर इसका रिफ्लेक्शन होगा और इसी रेज का यहाँ पर पार्शियली रिफ्रैक्शन भी होगा या फिर ट्रांसमिशन भी होगा। अब देखो आप डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहे हो, एयर के अंदर जा रहे हो, तो नॉर्मल से बाहर, नॉर्मल से दूर आपका यहाँ पर रे ड्रॉ होगा। ओके, अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अगेन अपर सरफेस के किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, फिर अगेन आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसका कुछ पार्ट तो इसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। ठीक है, अब देखो, अब ये इसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होकर अगेन लोअर पार्ट के किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, इसे हमने C2 नाम दे दिया, नॉर्मल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इस रेज का आगे आप इसको वापस कंटिन्यू कर लेना, इसी रेज का इसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन होगा और इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट है तो रेज को मैं कैसे ड्रॉ करूं, नॉर्मल से अवे। क्यों, बिकॉज ये डेंसर मीडियम से हम कहाँ जा रहे हैं, एयर के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इन रेज को नाम दिया T1 एंड T2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज। सो नाउ ये रिफ्रैक्टेड रेज आगे मिलकर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, उस इंटरफेरेंस का ही हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो आप क्या बोलोगे, जो ट्रांसमिटेड रेज है उसका इंटरफेरेंस हमें फाइंड आउट होता है ड्यू टू द लोअर सरफेस, और अपर सरफेस में हमने किसका स्टडी किया था, रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से जो इंटरफेरेंस स्टडी किया था। ठीक है, सेम वो ही प्रोसेस है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट चीजें यूज में लूंगी फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। तो पहले आप इसकी थ्योरी लिख लो एग्जाम में, क्योंकि आपका जो पेपर होता है, आपको पता है यूनिवर्सिटी किस तरह से मार्क्स देती है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका होना चाहिए वहां पे, और ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप पहले इसका कंप्लीट थ्योरी लिख लो। हियर वी कंसीडर वी कंसीडर ए थिन फिल्म ऑफ uniform thickness, small thickness, small t and refractive index mu। ठीक है,
लाइट रे कौन सी है, SP1 इंसिडेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ थिन फिल्म, अपर सरफेस ऑफ थिन फिल्म, दिस रे partially reflect along the path P1R1 and partially refract along the path देखो ये partially refract हो रही है along the path P1 C1. now 8 point C1 it's again partially reflect along the path C1 P2 and partially refract along the path C1 T1, partially refract या फिर ट्रांसमिट. ठीक है, यहां तक बात समझ आई. नाउ 8 point P2 it's again partially reflect and transmit along path C2 T2. ठीक है, now we calculate path difference. Now we calculate path difference of rays C1 T1 and C2 T2. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है C1 T1 का और C2 T2 का. सो हाउ वी कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, हाउ वी कैलकुलेट फॉर दिस वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. उसमें भी हम यही कर रहे थे. सो फॉर दिस वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. वहां पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. फ्रॉम C2 T2 रे टू C1 T1 रे. ठीक है, कर दो आप एक यहाँ पर. ये रहा आपका C2 T2 रे, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं. ये है C1 T1 रे. तो आपको इस वाली रे से इस पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो ये लो, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे M नाम दे दिया. ठीक है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है. एंड वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C2 T2 टू C1 T1 रेज इज C2M. ये इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. ठीक है, बात क्लियर है. अब देखो, इसके आगे ट्रांसमिटेड रे और ट्रांसमिटेड रे दोनों तो पैरेलल है, तो दोनों इक्वल है. तो इट मीन आपका जो पार्ट डिफरेंस है क्या बोलते हैं, इस मीडियम के बाहर वो कितना है, C1M है. तो किस तरह से हम पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो. पार्ट डिफरेंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे बेटा del1 से. तो यहाँ पे भी मैं del1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. यहाँ पर क्या होगा, पाथ ट्रेवल इन मीडियम it's multiply by refractive index of medium minus path travel in air. और कौन सी रेस की बात करेंगे, ओनली ट्रांसमिटेड रेस की बात करेंगे, बिकॉज हमें ट्रांसमिशन रेस की वजह से ही, ट्रांसमिटेड रेस की वजह से हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस फाइंड आउट करना है. सो del1 इक्वल टू पाथ ट्रेवल इन मीडियम कितना, C1 P2 प्लस P2 C2. ये रहा आपका पार्ट डिफरेंस, या फिर हम बात करें पार्ट ट्रेवल बाय रेज इन अ मीडियम, एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज डिफाइंड बाय म्यू माइनस पार्ट ट्रेवल इन एयर के अंदर ये ट्रेवल कर रही है C1M एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. सो नाउ वी कैलकुलेट C1 P2 एंड P2 C2. आप इसको कैलकुलेट कर लेना किस तरह से, ये जो नॉर्मल ड्रॉ करा है इसको आगे बढ़ा लेना. ये आपका एंगल आर है, ये एंगल आर है. तो बाय द ट्राइंगल, यहाँ पे एक नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दो. क्या नाम दूं मैं, ABCD नहीं दिया ना, तो A. तो बाय द ट्राइंगल, आप करना इसको कैलकुलेट.
जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में कराया ना, सेम वही प्रोसेस में यहाँ पे डायरेक्ट यूज में लूंगी, ठीक है। बाय द ट्रायंगल में हिंट दे रही हूँ बट फिर भी आपको, बाय द ट्रायंगल C1 P2A एंड ट्रायंगल P2A C2, इन दोनों ट्रायंगल से आप C1 P2 कैलकुलेट कर लेना। C1 P2 कैलकुलेट करना, वो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी T अपॉन cos ऑफ R, और जो आपका है C2 P2 ये भी निकल कर आएगा T अपॉन cos ऑफ R, ठीक है। C1M आपका यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगा, बाय द ट्राइंगल निकालना आप C1 P2 और C1 P2 और C2, ये वाला ट्राइंगल आप यूज में ले लेना, ठीक है। उसके बाद C1M C2 एंड ट्राइंगल C1M C2, ये दोनों ट्राइंगल यूज में लेना। तो C1M आपका यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो याद है आपको 2 कुछ आपके पास जो कैलकुलेट होकर आ रही थी, sin I 10R 2t 10R sin I, तो ये प्रीवियस लेक्चर से आप हेल्प ले लेना। अब क्या करें, ये वैल्यूज इसमें पुट कर दे, जैसे हमने यहाँ पे डेल की वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स के अंदर ये वैल्यूज पुट करी, तो आपके पास कितना आया देखो, C1 P2 C2 P2 सेम ही है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2t cos ऑफ R, इट्स मल्टीप्लाई बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और C1M का वैल्यू है बेटा आपका 2t 10R sin I। अब देखो यहाँ पे sin I एंगल है बट आपको इसको R एंगल में कन्वर्ट करना, तो हमने यहाँ पे स्नेल लो लगाया था। स्नेल लो क्या बोलता है कि म्यू इक्वल टू sin I अपॉन sin R होता है, तो बेटा मैं यहाँ से बोल सकती हूँ ना कि sin I किसके इक्वल होगा, आपका म्यू sin R के इक्वल होगा। तो यहाँ पे sin I की वैल्यू पुट कर दो, 2t अपॉन cos ऑफ R म्यू माइनस 2t tan R को मैं लिख सकती हूँ sin R अपॉन cos R, इट्स मल्टीप्लाई बाय sin R, इट्स मल्टीप्लाई बाय म्यू। तो आपके पास डेल 1 सेम वही प्रोसेस है, लास्ट लेक्चर में जिस तरह से हमने सिंप्लीफाई करा था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर R, इसको मैंने cos स्क्वायर R पुट करना है, तो डेल 1 आपका कितना आएगा 2 म्यू टी cos ऑफ R, और यही हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रहा था। अब देखो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहां पे मैंने एक स्टोक लॉ अप्लाई करा था बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बोला भी था कि डेंसर मीडियम की सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट टाइम वहां पे पार्ट डिफरेंस आपको एरिया सबस्ट्रैक्ट करना होता है, विच इज द लैम्डा बाय 2। बट इन द ट्रांसमिशन केस आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस किस पॉइंट पे हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका C1 पॉइंट पे और एक हो रहा है आपका P2 पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट तो आपके डेंसर मीडियम में है ना, यहां पे लिखना, एंड दिस इज मैं लिखवा रही हूं पूरा, दिस इज एक्चुअल पाथ डिफरेंस बिकॉज in this reflection of rays occurs 8 points C1 and P2 and both are in denser medium, है या नहीं, है ना, both are in denser medium. So here this path difference is actual path difference. तो आपका ये जो पार्ट डिफरेंस है यही एक्चुअल पार्ट डिफरेंस है, आपको इसमें लैम्डा बाई टू ना तो ऐड करना है ना सबस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आप क्या बोलोगे, इन द ट्रांसमिटेड रेज दिस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। अब क्या करें, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस की कंडीशंस लगा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है आपका बेटा एन लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो अब क्या करें, पार्ट डिफरेंस को हम 2 म्यू टी कितना आ रहा है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, इसको किसके बराबर लिख दे एन लैम्डा। तो यहाँ पर एन इक्वल टू आपका होता है 0 1 2, दिस इज इंटीजर नंबर, ठीक है, दिस इज द इंटीजर नंबर। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जब आपका पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा है, दैट टाइम आपको ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है ना। अब सेकेंड हम बात कर लेते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव के लिए। वहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है, वहां पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है ना। तो यहाँ पे पुट कर दे 2 म्यू टी
कॉस ऑफ आर किसके बराबर होगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2। n इक्वल टू हम पुट करते हैं, बताओ 0 1 2 3, इस तरह से हम n इक्वल टू ये पुट करते हैं। और दैट टाइम वी फाइंड डार्क फ्रिंजेस। इस टाइम हमें डार्क फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है। तो बेटा ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसमिटेड रेज। ठीक है, इसके अपोजिट हम बात करें जब हमने रिजल्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज, क्या आ रहा था रिफ्लेक्टेड रेज में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो 4 ब्राइट फ्रिंज, 4 ब्राइट फ्रिंज, आपके पास जो वैल्यू थी पार्ट डिफरेंस की वो थी 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, एंड 4 डार्क फ्रिंज आपके पास वैल्यू है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इक्वल टू एल लैम्डा इन रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, बट यदि मैं ट्रांसमिटेड रेज की बात करूं, इधर आओ, ब्राइट फ्रिंजेस हमें फाइंड आउट हो रही है जब पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा है, और डार्क फ्रिंजेस हमें फाइंड आउट हो रही है 2n + 1 लैम्डा बाई 2 पे। तो दिस इज द अपोजिट रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, दिस इज जस्ट अपोजिट, कंप्लीटली अपोजिट है। जहां हमें डार्क फाइंड आउट हो रही है उस वैल्यू पे तो हमें यहाँ पे ब्राइट फाइंड आउट हो रही है, और यहाँ पे जब ब्राइट फाइंड आउट हो रही है उस वैल्यू पे हमें यहाँ पे डार्क फाइंड आउट हो रही है। सो हियर वी कैन से ना कि जो रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इंटरफेरेंस फाइंड आउट हो रहा है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्रांसमिटेड रेज, और ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल कर आता है इंटरफेरेंस इन ए पैरेलल थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। तो कभी भूलोगे नहीं ना कि जब भी हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म थिकनेस की पैरेलल क्या बोलते हैं थिन फिल्म लेकर चलते हैं, दैट टाइम जो रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इंटरफेरेंस फाइंड आउट होता है, दिस इज कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्रांसमिटेड रेज। अपोजिट रिजल्ट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरफेरेंस ड्यू टू द वेज शेप थिन फिल्म वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से लिख लो, एक बार रिकॉल कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with the new topic interference due to a wedge shaped thin film. Thank you.